माननीय मुख्यमंत्री जी का भदोही में स्वागत करता हूं। कालीन उद्योग की तरफ से एक बात कहना चाहता हूं मान्यवर, कि ये हाथों का जादू है। कालीन जो है ये बनाने वालों के हाथों में जादू है। इस उद्योग में अपार संभावनाएं हैं। 2 कार्य मेरी कंपनी ने किए हैं, जो कि विश्व का सबसे बड़ा कालीन हमने बनाया है, जो दुनिया में कोई दूसरा देश नहीं बना सकता था। वो कालीन हमने कजाकिस्तान में बना के सप्लाई किया है। और वर्ल्ड का एक कारपेट और बनाया है मुख्यमंत्री जी, जो वर्ल्ड का फाइनेस्ट हैंड नॉटेड वुलन कारपेट है, जिसमें 4900 नॉट्स 1 स्क्वायर इंच में है, जो कि एक अद्भुत कला है। तो मेरा कहना है कि ऐसी इंडस्ट्री को जिसमें इतनी कला निहित है, और जब आप पूरा इसका विचरण करेंगे तो आप देखेंगे कितनी कलाकारी है। इस उद्योग को मेरी केवल एक मांग है मान्यवर, कि इसको एक विशेष दर्जा दीजिए। इसको अन्य उद्योगों के समकक्ष रख के इस उद्योग के साथ न्याय नहीं हो रहा है। इसके लिए कोई एक विशेष विचार समिति, कोई समिति का गठन करवाइए। हम लोग अपनी बात बता सके आपको, फिर आपको सही लगे तो आप इसको विशेष दर्जा दीजिए। मेरा केवल यही आग्रह। धन्यवाद जी। पीयूष बरनवाल मेरा नाम है, ऑल इंडिया कारपेट मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन। परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोगों का परम सौभाग्य है कि आपके चरण इस कारपेट एक्सपो मार्ट में पहुंचे। इस समय हम लोगों के सामने बहुत बड़ी परेशानी ट्रंप के बैरियर से आ गई है, जो 50% उन्होंने लगा दिया है। हम सारे एक्सपोर्टर की तरफ से आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि संकट की घड़ी में आप सबकी तरफ से हम लोगों को सहायता प्रदान की जाए। धन्यवाद। धन्यवाद जी। भाई हाजी हबीब जी, वो पीछे आपके। माननीय मुख्यमंत्री जी, थोड़ा माइक और ऊपर करिए। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन कि आपकी इस कालीन उद्योग के प्रति प्रतिबद्धता और कटिबद्धता दर्शित करती है कि भारत में 49वां और यूपी का या भदोही का चौथे प्रोग्राम में एक्सपो में दूसरी बार लगातार आना आपकी कालीन उद्योग के प्रति लगाव और आपकी प्रतिबद्धता साबित करती है। महोदय, हम अपनी परेशानियों को आपके सामने नहीं रख रहे हैं, हम अपनी क्षमताओं को बताना चाहते हैं कि हमारे कालीन उद्योग और हमारे भाइयों के अंदर कितनी क्षमताएं हैं, जिसका उपयोग और उपभोग करके आप हमारे प्रदेश को, हमारे भदोही को कितना आगे ले जा सकते हैं, और आपकी 1 ट्रिलियन इकोनॉमी में हम कितने भागीदार और कितने सहयोगी बन सकते हैं। महोदय, हमारी करबद्ध प्रार्थना है कि आपका जिस तरह से सहयोग, आपका जिस तरह से सहायता और आपका मार्गदर्शन रहा है, हमें उम्मीद है कि आपके मार्गदर्शन में, आपके नेतृत्व में हमारी यही क्षमताएं आगे बढ़ेंगी और हमारे तमाम कालीन उद्योग को इसका फायदा पहुंचेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री अनिल सिंह जी। अनिल सिंह जी। जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं सादर प्रणाम करता हूँ। मैं अनिल सिंह, कारपेट प्रमोशन काउंसिल का मैं सीईओ हूँ। बहुत कम समय में आपने यहाँ पे हम लोगों के बीच में आए। पिछले सांसद जी के नेतृत्व में हम लोग पिछले रविवार आपसे मिले थे, और जब हम लोग निकले वहाँ से हमारे चेयरमैन साहब, आपने स्वतः जीएसटी के बारे में और टैरिफ के बारे में स्वयं पूछा और विस्तृत वार्ता सांसद जी के नेतृत्व में किया। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हम बहुत उम्मीद लेके आए हैं कि वो आपको यहाँ आए हैं कि कुछ न कुछ हम लोगों के लिए करेंगे। और दूसरा चीज़, मैं इसी संबंधित आपसे एक आग्रह करना चाहूँगा कि भदोही के साथ साथ मिर्जापुर सटा हुआ, जहाँ मैं विंध्यवासिनी के धाम में बहुत अद्भुत कार्य आपके नेतृत्व हो रहा है, वहाँ डेली सामान्य दिन में भी अपार भीड़ हो रही है। उसके साथ साथ इसी जिले का गोपीगंज पार्ट है, खमरिया है, भूसिया है, इन सबों की इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर ध्यान दिया जाए, क्योंकि बारिश जब आते हैं भदोही में तो पूरे भदोही, घुसिया, गोपीगंज और आई हर जगह जाते हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया जाए और इसको एनसीआर के तर्ज पे जो है डेवलपमेंट किया जाए। निश्चित रूप से इसका लाभ हम लोगों को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती आदर्श पूर्णिमा जी। हाँ, माँ शारदा, माँ शक्ति, सबके वरद पुत्र के स्वरूप आपको मैं नमन करती हूँ पहले। और मेरी एक कामना है कि अध्यात्म और राजनीति का जब भी मेल हुआ है, तब हमारे देश ने एक विलक्षण सहयोग दिया है, चाहे वो चाणक्य और
चंद्रगुप्त मौर्य का रहा हो या जब भी, आज भी हम आपसे वही उम्मीद करते हैं कि आध्यात्म और राजनीति का ये जो संयोग हो रहा है तो हम हर पथ पे आगे बढ़ें। इस उद्योग से मैं 40 वर्षों से जुड़ी हूँ पिछले, लेकिन आज जो स्थिति है वो थोड़ा डामाडोल करने वाली है और सभी लोग भीतर से घबराए हुए हैं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका संरक्षण और आपका मार्गदर्शन हम लोगों को आगे ले जाएगा और सतत उन्नति के पथ पे ये लोग भविष्य में बढ़ते रहेंगे और कारपेट उद्योग भी बढ़ता रहेगा। इसी कामना के साथ मैं आप देखिए, आप लोगों को घबराने की कतई आवश्यकता नहीं है। जब चुनौती आती है तो ये मान करके चलिए कि आपके लिए उसमें अवसर की बहुत सारी गुंजाइश है। आप केवल एक टैरिफ से भयभीत हो गए। याद करिए, आज से 11 वर्ष पहले आप लोगों का ये जो कारपेट का जो सेक्टर था ये लगभग बंदी के कगार की ओर था। भदोई, मिर्जापुर, वाराणसी, यहां पर कारपेट उद्योग फिर से आगे बढ़े। इसी को लेकर के भदोई को केंद्र बना करके कारपेट का एक्सपो मार्ट यहां पर बनाया गया है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के कारपेट उद्योग के लिए, उसको प्रोत्साहन देने के लिए एक अभिनव प्रयास था और पिछले 4 वर्षों से लगातार यहां पे सीपीसी का यह कार्यक्रम निरंतर चल रहा है। आप लगातार देख रहे होंगे कि फॉरेन बायर्स लगातार आपके इस सीपीसी से जुड़े हुए कार्यक्रम में सहभागी बनते हैं। टैरिफ यूएस ने लगाया है, एक देश ने, लेकिन आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि इसी को ध्यान में रख करके भारत सरकार ने अभी हाल ही में जीएसटी रिफॉर्म के माध्यम से बहुत सारी सेक्टर में रियायत दी है। एफटीए के माध्यम से यूएई के साथ, यूके जैसे देशों, यूके के साथ और दुनिया के अन्य तमाम देशों के साथ हमारे जो एग्रीमेंट हो रहे हैं, या आपको वहां पे फ्री एग्रीमेंट करने के लिए एक नया प्रोत्साहन भी है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। हम लोगों ने टैरिफ की चुनौती का सामना करने के लिए स्वयं एक हाई लेवल कमेटी गठित की है और मुझे लगता है कि उसमें कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। राज्य सरकार ने भी इस मामले में लगातार भारत सरकार के संपर्क में भी है और अपने स्तर पर भी हम लोग अपने कारपेट सेक्टर हो या फिर उत्तर प्रदेश में तो हम लोगों ने एमएसएमई के सेक्टर में बहुत कुछ किया है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत हर एक जनपद में कुछ ना कुछ ऐसा उद्यम हमने स्थापित किया है जो लाखों लोगों को रोजगार और नौकरी की गारंटी तो देता ही है, लेकिन साथ साथ उस क्षेत्र के विकास में भी अपना योगदान देता है। उस इकोसिस्टम को स्थानीय स्तर पर डेवलप करने का प्रयास हमारे स्तर पर भी होना चाहिए और ये मान करके चल लेना कि एक देश अगर आप पे टैरिफ लगा करके आपको हतोत्साहित कर रहा है तो आपको हतोत्साहित नहीं होना, बल्कि उससे और प्रोत्साहित होना है कि एक देश में अगर चैलेंज आएगा तो हम 10 नए देशों के लिए अपने रास्ते खोलेंगे। आप अनुमान करिए, जब पहला सीपीसी हुआ था, उस सीपीसी के माध्यम से जो पहला एक्सपो मार्ट के कार्यक्रम यहां पर हुए थे, इस एक्सपो मार्ट में जो कार्यक्रम हुआ था उस समय जो फॉरेन बायर्स थे उनकी संख्या बहुत कम थी और आज मेरा अनुमान है कि लगभग 88 देशों के
300-400 से ज्यादा लोग यहां पर फॉरेन बायर्स आ रहे हैं या उनके प्रतिनिधि आ रहे हैं। ये संख्या लगातार बढ़ रही है और ये बढ़ती हुई संख्या इस बात को बताती है कि न केवल नेशनल मार्केट में बल्कि ग्लोबल मार्केट में आपकी कारपेट की मांग है। हमें केवल उसके लिए अपने आप को तैयार करना होगा और सरकार आपके साथ में खड़ी है। सीपीसी के तत्वाधान में इंडिया कारपेट एक्सपो के 49वें संस्करण और भदोई कारपेट एक्सपो के चतुर्थ संस्करण के कार्यक्रम में आज के समारोह में उपस्थित इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद डॉक्टर विनोद बिंद जी, मान्य विधायकगण श्री दीनानाथ भास्कर जी, विपुल दुबे जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री अनिरुद्ध त्रिपाठी जी, विकास आयुक्त हस्तशिल्प भारत सरकार श्रीमती अमृत राज जी, सीपीसी के चेयरमैन श्री कुलदीप जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भदोई कारपेट उद्योग से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण, अन्य सभी स्टेक होल्डर्स और उपस्थित बहनों और भाइयों, मेरे लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण है जब भदोई जनपद में इंडिया कारपेट एक्सपो के इस 49वें संस्करण में मुझे भागीदार होने का अवसर प्राप्त हो रहा है। जब पहला संस्करण भदोई के कारपेट एक्सपो का प्रारंभ हुआ था, उस समय मुझे इस कार्यक्रम में भागीदार बनने का अवसर प्राप्त हुआ था। प्रारंभ से ही मेरा यह मानना रहा है कि हमारे परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगर हमारी बड़ी ताकत है। इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का। जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत के बारे में कुछ चीजें हम सबको सुनने को मिलता है, और जो बातें भारत के बारे में हम सुनते हैं वह ये कि भारत सोने की चिड़िया थी, या भारत के बारे में आज से 2000 वर्ष पहले कि भारत का वो स्वर्ण युग था, और स्वर्ण युग ही नहीं था, ग्लोबल इकोनॉमी में भारत की भागीदारी उस समय अकेले भारत 40% का योगदान करता था। लगातार इन क्षेत्रों में भारत की प्रगति दुनिया को न केवल आकर्षित करती थी बल्कि दुनिया के लिए एक प्रेरणा भी थी। सन 1100 में अगर भारत की इस व्यवस्था को देखेंगे तो दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत का जो योगदान था, तब भी यह वह समय था जब भारत पर विदेशी हमले प्रारंभ होने शुरू हो गए थे। तब भी भारत की भागीदारी 25 से 26%
दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत की भागीदारी थी और 18वीं सदी आते आते भारत की भागीदारी 23% तक थी। जब ये देश 1947 में आजाद होता है तो भारत की भागीदारी ग्लोबल इकोनॉमी में मात्र 1.5 से 2% तक रह गई थी। सोने की चिड़िया भिखारी बनकर के रह गया था। ये स्थितियां क्यों हुई? अगर आप इसकी तह में जाएंगे तो बहुत कुछ जानने और समझने का अवसर आप सबको प्राप्त होगा। सरकार आपको भरपूर मदद करेगी, इस विश्वास के साथ मैं इंडिया कारपेट एक्सपो के 49वें संस्करण के लिए और भदोई के इस 4th संस्करण के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और यद्यपि वह आदिशक्ति है, लेकिन अपने मूर्त रूप में इस सिद्धपीठ पर यहां की सन्यासी परंपरा के अनुसार 900 वर्षों से इस पूरे क्षेत्र में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में व्यापक आस्था का केंद्र बनकर के लोक मंगल की कामना को लेकर के हर श्रद्धालु आता है और अपनी अपनी भक्ति भावना के अनुरूप उसका फल भी प्राप्त करता है। हमारा गाजीपुर जनपद वास्तव में एक समृद्ध परंपरा का वाहक है। वैसे भी हम जब दुनिया के अंदर नजर डालते हैं तो हमें बहुत कुछ ऐसा देखने को मिलता है कि जैसे व्यक्ति की अपनी प्रकृति होती है, वैसे ही धरती माता की भी अपनी प्रकृति होती है, उसकी पहचान उससे बनती है। दुनिया के अंदर आप देखेंगे अलग अलग देश की अपनी एक पहचान है। फ्रांस में आप जाएंगे तो वहां के लोग कला के प्रेमी, जर्मनी में आप जाएंगे तो ये नवाचार के प्रेमी हैं, ब्रिटेन में आप जाएंगे उन लोगों के मन में व्यावसायिक वृत्ति ज्यादा है। यानी अलग अलग देश में अलग अलग प्रकार की लोगों की प्रकृति है, उसके अनुसार उनकी वृत्ति भी है। लेकिन भारत दुनिया के अंदर अपने उच्च आध्यात्मिक चेतना के लिए जाना जाता है और यही कारण है, आज से नहीं, आप त्रेता युग से देखिए ना, त्रेता युग से आपका यह जनपद आध्यात्मिक चेतना के माध्यम से राष्ट्रीय जागरण का काम कर रहा है। त्रेता युग में जब यही बक्सर में महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ में राक्षसों का आतंक बढ़ गया, वह यज्ञ केवल एक कर्मकांड नहीं था, भारत के अनुसंधान के केंद्र बिंदु हमारी यज्ञशालाएं थी। महर्षि विश्वामित्र जिस विशिष्ट अनुसंधान को लेकर के कार्य कर रहे थे, उसमें रावण के द्वारा भेजे गए राक्षस व्यवधान डाल रहे थे, मारीच के रूप में, स्वभाव के रूप में, खर और ताड़का के रूप में। तो तब महर्षि विश्वामित्र के बारे में जो बात सामने आती है, और तुलसीदास जी ने तो बहुत अच्छे शब्दों में उसको लिखा है कि गादि तनय मन चिंता व्यापी, हर बिनु मरही न निस्सर पाती। यानी
विश्वामित्र ऋषि स्वयं तो मार सकते हैं, लेकिन उनका संकल्प है कि अपनी ऊर्जा को वहां खर्च करने की बजाय अब स्वयं भगवान को सामने ला करके उनकी परीक्षण अब शुरू कर दें, क्योंकि आगे की बड़ी चुनौती है, बड़ी लड़ाई है, उससे कैसे निपटना है, इसके लिए उसका भी साक्षी बना था और उसको नेतृत्व देने वाली धरती कोई पहली बनी थी तो आपका वर्तमान गाजीपुर जनपद बना था। अनेक पूज्य संतों की आध्यात्मिक साधना का केंद्र हमारा ये जनपद रहा है और इस जनपद में 900 वर्ष पूर्व यहां पर सन्यासियों की जो परंपरा प्रारंभ हुई, इस परंपरा में एक बड़ी लंबी श्रृंखला भवानी नंदन यति जी महाराज के पूर्व उनके पूज्य गुरुदेव पूज्यपाद महामंडलेश्वर श्री बालकृष्ण यति जी महाराज, उनसे पूर्व पूज्य संत श्री वैराग्य यति जी महाराज, उनसे पूर्व श्री गौतम यति जी महाराज, उनसे पूर्व श्री गोविंद नाथ यति जी महाराज, उनसे पूर्व श्री परशुराम यति जी महाराज, उनसे पूर्व श्री मुरारनाथ यति जी महाराज, उनसे भी पूर्व श्री बलभद्र यति जी महाराज, उनसे भी पूर्व श्री कमल यति जी महाराज, उनसे पूर्व श्री भीष्म यति जी महाराज, उनसे भी पहले श्री अगस्त यति जी महाराज, उनसे पहले श्री त्रिशूल यति जी महाराज, श्री धोरम यति जी महाराज, श्री त्रिजीत यति जी महाराज, श्री रघुवंश यति जी महाराज, श्री हरिवंश यति जी महाराज, श्री देवी दयाल यति जी महाराज, श्री राम कुमार यति जी महाराज, श्री नरसिंह यति जी महाराज, श्री देवनाथ यति जी महाराज और श्री देव विश्वनाथ यति जी महाराज पीठाधीश्वर के रूप में इस पीठ पर विराजमान होकर के अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से इस पूरे क्षेत्र को अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का लाभ देते रहे हैं और उसी आध्यात्मिक परंपरा में आज के महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी श्री भवानी नंदन यति जी महाराज इस पूरे क्षेत्र में अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से आलोकित करते हुए यहां पे लोक मंगल की कामना के साथ कार्य कर रहे हैं। संत को लोक कल्याण के लिए समर्पित होता है। माध्यम अलग अलग हो सकते हैं, कोई विशुद्ध आध्यात्मिक क्षेत्र में अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से लोक मंगल की कामना करता है, उसके अनुरूप समाज में जन जागरण का अभियान चलाता है और कोई आध्यात्मिक और भौतिक दृष्टि से उन सभी कार्यों को आगे बढ़ा करके राष्ट्र मंगल की कामना में अपना योगदान देता है और यही भारत की सबसे बड़ी पहचान है। दुनिया के अंदर भारत की पहचान अपनी आध्यात्मिक चेतना को लेकर के है। जब तक भारत का नागरिक अपनी आध्यात्मिक चेतना को ध्यान में रख करके कार्य करेगा और फिर उसके उपरांत भौतिक विकास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएगा, उसके परिणाम उतने ही मजबूती के साथ भारत को पुनः विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने में मददगार है। संकल्प जब हम लिख लेते हैं या आवश्यक नहीं कि उसी समय वो पूरे हो जाए, समय लग सकता है। बड़ा धैर्य हम लोगों को रखना चाहिए। याद करिए
जब सत्संकल्प होता है वह कैसे सार्थक होता है। आज से 7 वर्ष 8 वर्ष पहले 10 वर्ष पहले लोगों के लिए यह एक सपना था और विरोधियों के लिए यह बोलने का एक अवसर भी होता था। जब राम भक्त कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लोग बोलते थे बना लेंगे क्या। लेकिन हम लोगों का संकल्प था, पूरा देश एक साथ एकजुट होकर के जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में, पूज्य संतों का के आशीर्वाद से पूरे देश का सनातन धर्मावलंबी एकजुट होकर के संकल्प के साथ बनता है तो परिणाम हम सबके सामने आता है।